अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स के बारे में, मई 21 के अमेंडमेंट्स के बारे में। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं फटाफट आपको बताऊँगा, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ों को कवर करवा के दूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जीएसटी का अमेंडमेंट्स आपने ऑलरेडी एक बार जो है वो पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि जीएसटी में कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, नॉमिनल अमेंडमेंट है और आपने जीएसटी अगर एक बार पढ़ रखा है तो फिर अमेंडमेंट्स अपडेट होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुनोगे, अच्छी क्वालिटी का हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे सीए फाइनल के मई 21 के जीएसटी एंड कस्टम के फटाफट अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी चर्चा। सबसे पहले हम लोग पहला अमेंडमेंट देखते हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट अंडर जीएसटी यानी कि चैप्टर नंबर 1 में अमेंडमेंट्स है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान में से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर एक जो है सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गया और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो यूनियन टेरिटरी में जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की परिभाषा में लद्दाख को डाल दिया गया और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपना सेपरेट लेजिस्लेचर होने की वजह से उस पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी जीएसटी की नजरों में स्टेट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसके पास सेपरेट लेजिस्लेचर है। तो जहां तक बात करते हैं कि 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिस पर आपको पता चलता है कि आपका एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। भले ही ये लोग यूनियन टेरिटरी हैं, उसके बाद भी यहां पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। अब जहां तक बात करते हैं आर्टिकल 370 होने की वजह से हटने की वजह से आपका क्या हो गया, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी माना गया। जीएसटी की परिभाषा में यूनियन टेरिटरी को सेक्शन 2 के 114 में बताया गया है। वहां पर यूनियन टेरिटरी की परिभाषा में अमेंडमेंट आया और वहां पर अमेंडमेंट में जो आपका यूनियन टेरिटरी था ना, उसमें लद्दाख को भी डाल दिया गया। एक और अमेंडमेंट आया यूनियन टेरिटरी की परिभाषा में कि दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली ये 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली दोनों अलग-अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन उसको कंबाइन कर दिया गया। मतलब अब नक्शे में एक ही यूनियन टेरिटरी माना गया। इसका परिणाम क्या हो गया, एक ही यूनियन टेरिटरी माना गया। इसका मतलब कि आपस में अगर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में आपस में जो है सप्लाई होता है तो विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जो है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। अब जहां तक बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी इसका इंपैक्ट आया कि आपको पता है कि जो सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल होते हो या सेक्शन 24 के हिसाब से आप लायबल होते हो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने साफ साफ पढ़ा होगा कि लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, बाकी अगर आप एक ही यूनियन टेरिटरी में फॉल करते हो तो दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए ऑप्शनल होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो पहले अगर आपको 2 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ी थी तो कोई बात नहीं, एक रजिस्ट्रेशन आप अभी सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने 2-3 बातें यहां पर कंसीडर देखी अभी तक। एसजीएसटी एक्ट की परिभाषा में एसजीएसटी एक्ट में आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी ये तीनों यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिस पर आपका एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। जहां तक यूनियन टेरिटरी की परिभाषा की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी माना गया। उसके बाद लद्दाख को ऐड किया गया। चंडीगढ़ ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी की परिभाषा में था और अदर यूनियन टेरिटरी यहां पर बताया गया। अब जहां तक बात करते हैं कि मेमोरी टेक्निक से इसको याद करने की, यूनियन टेरिटरी को आप कैसे याद करोगे। यूनियन टेरिटरी की परिभाषा 2 के सबसेक्शन 114 में है। आपने एक कहानी सुनी, एक ऋषि की कहानी सुनी जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान प्राप्ति करा था। ठीक है, वो 114 साल के थे, तो 114 साल के वो ऋषि मुनि थे, 100 साल से ऊपर जी चुके थे वो ऑलरेडी। अब आप उनकी तरह बनना चाहते थे, इसीलिए आपने अपना हवेली छोड़ दिया। अपना हवेली छोड़कर आपने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए यानी कि इंद्रियों का दमन करने के लिए आपने लक्ष्य बनाया कि आप अंडमान एंड निकोबार जाओगे। लेकिन उससे पहले आपने सोचा कि पहले चंडीगढ़ जाके एग्जाम दे लेता हूं और चंडीगढ़ जाके एग्जाम देने के बाद में अंडमान निकोबार जाऊंगा। लेकिन आप अंडमान निकोबार जाने के बदले में आप लद्दाख पहुंच जाते हो और वहां पर आप जो है वो इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में पड़ जाते हो। तो अब यहाँ पर इस कहानी को आप जो है इमेजिन करो, इसको एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी कहानी का कोई रिलेवेंस हाथ पैर नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, बस ऐसे ही आप याद करने के लिए कुछ भी इमेजिन करते हो, उसको एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। सारी बातों को हमने लिंक किया। सबसे पहले आपने अपना हवेली छोड़ा, दादर एंड नगर हवेली इंद्रियों का दमन करने के लिए, तो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी कहलाता है। आपका लक्ष्य था यानी कि
लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जाना, लेकिन चंडीगढ़ गए, अदर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अगले अमेंडमेंट्स के बारे में। अगला अमेंडमेंट्स है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 है, जहां पर कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस के मामले में बताए गए, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस के मामले में बताए गए हैं कि सप्लायर जो है जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा, रिसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा। रिसिपिएंट लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए काउंसिल से रिकमेंडेशन करके गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है उन मामलों में। अब हम लोग यहाँ पर नोटिफाइड सर्विस की चर्चा करेंगे। नोटिफाइड सर्विस में एक सर्विस आपने देखा था कि अगर डायरेक्टर सर्विस देता है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, और ये कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टैक्सेबल टेरिटरी में होती है, तो डायरेक्टर सर्विस देने की वजह से यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर जो है जीएसटी में एक बार बहुत कम ऐसा हुआ है जब इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस लिया गया है, लेकिन यहां पर एक सर्कुलर आया। सर्कुलर का नंबर लंबा चौड़ा आप देख सकते हो, 140/10/2020। ठीक है, ये सर्कुलर आया। यहां पर सर्कुलर ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन दिया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा? आपको पता है ना कि जब इंप्लॉई, ठीक है, जो अगर इंप्लॉई के रिलेशन में, यानी कि इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अगर कोई सर्विस देता है तो वह आपका शेड्यूल 3 सीजीएसटी एक्ट में आता है, यानी कि नेगेटिव लिस्ट में आता है, और अकॉर्डिंगली जीएसटी नहीं लगता है। अब यहां पर डायरेक्टर अगर इंप्लॉई है, पहली बात होती है कि डायरेक्टर अगर इंप्लॉई है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, और उसका टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कटता है, टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से कटता है, तो उस सिचुएशन में शेड्यूल 3 में कवर होगा और जीएसटी नहीं लगेगा। और जब जीएसटी ही नहीं लगेगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कहां से आती है? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस की परिभाषा सेक्शन 2 का 17 आपको याद होगा। अगर कोई पोस्ट आप होल्ड करते हो और बतौर उस पोस्ट को होल्ड करने की वजह से अगर आप कोई सर्विस देते हो तो वो भी बिजनेस की परिभाषा में आता है। इन कोर्स और इन रिलेशन टू बिजनेस माना जाता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाता है। अगर आप एक इंप्लॉई हो, ठीक है, एक डायरेक्टर इंप्लॉई हो, आप एक डायरेक्टर इंप्लॉई हो, लेकिन आप इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसका टीडीएस 194J में कटता है, यानी कि आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह जो 194J इनकम टैक्स एक्ट का आता है उसमें टीडीएस कटता है, मतलब आप इंप्लॉई हो लेकिन नॉट इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वाला सर्विस दे रहे हो, यानी कि यहां पर आपका जीएसटी आएगा, और जीएसटी आएगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। फिर जहां तक बात करते हैं, अगर डायरेक्टर नॉट इंप्लॉई है, डायरेक्टर अगर नॉट इंप्लॉई है तो जो भी उसका फीस वगैरह मिलता है उसको, जिसका टीडीएस सेक्शन 194J में कटता है, टीडीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या फिर आपका जो है डायरेक्टर्स का जो फीस होता है, सिटिंग फीस वगैरह होता है, उसका टीडीएस अगर 194J में कटता है तो भी जीएसटी आएगा, और जीएसटी आएगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। तो ये सर्कुलर बहुत बड़ा सर्कुलर नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है। यहां पर सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि अगर इंप्लॉई है तब तो शेड्यूल 3 में कवर होता है और जीएसटी होगा ही नहीं, जीएसटी नहीं होगा तो उस सिचुएशन में आपका रिवर्स चार्ज का सवाल कहां उठता है। लेकिन अगर इंप्लॉई है उसके बावजूद भी ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देखिए जो भी आपका जीएसटी लगता है ना वो सप्लाई पर लगता है, वो पर्सन पर नहीं लगता, वो पर्सन इंप्लॉई है नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो किस तरीका का गुड्स या सर्विस का सप्लाई करता है उस पर जीएसटी लगता है। इसलिए इस बात को क्लियर करके यहां पर एक बात साफ साफ बोली गई। क्या क्या साफ साफ बोली गई? यहां पर बोला गया कि अगर आपका कोई पर्सन है जो कि इंप्लॉई है लेकिन वो इंप्लॉई वाला सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं देता है, ऐसा सर्विस देता है जिसका टीडीएस 194J में कटता है, तो जीएसटी आएगा, और आएगा तो फिर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 वाला। दूसरा, अगर नॉट इंप्लॉई है तो 194J में उसका टीडीएस कटता है, तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, जीएसटी लगेगा। फिर हम लोग एक अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट नहीं है, केवल जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल किया गया है। कंपोजिशन स्कीम में एक न्यू कंपोजिशन स्कीम करके आपने देखा था जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था, जहां पर 6% वाला ऑप्शन होता है उनको जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए सेक्शन 10(1) के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, उन लोगों को और भी कुछ कंडीशंस आपने देखे थे। वो जो नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था उसको एक सेक्शन नंबर अलॉट कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 2 है, बाकी सारी कहानी वही है जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी। जो आपने कंपोजिशन स्कीम में, न्यू कंपोजिशन स्कीम 6% ऑप्शन वाला, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी ऑप्शन वाला जो है आपने पढ़ा होगा। अब जहां तक बात करते हैं कि इसी का रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट रूल नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी रूल में आया है, जो कि आपका
आपका इसी स्कीम के बारे में बताता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि केवल नोटिफिकेशन नंबर को एक सेक्शन नंबर का नाम दे दिया गया है और अकॉर्डिंगली उसके रूल्स में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जम्पशन चैप्टर के बारे में, एग्जम्पशन चैप्टर जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 11 के तहत जनरल एग्जम्पशन और स्पेशल एग्जम्पशन दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट का पावर होता है। उसी पावर को यूज करके नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इशू किया गया था, जिसमें एग्जम्पशन की पूरी कहानी दी गई थी और टाइम टू टाइम इसको अमेंडमेंट भी किया जाता था। इसमें एक एंट्री नंबर है 19A और एक एंट्री नंबर है 19B। दोनों एंट्री एक दूसरे से मिलती जुलती है और इसको बढ़ाया जा रहा है, डेट को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, करते हो कस्टम स्टेशन इन इंडिया से, भारत के कस्टम स्टेशन से प्लेस आउटसाइड इंडिया में, अगर सीधे शब्दों में आप उसको क्या बोलोगे, एक्सपोर्ट बोलोगे। आम भाषा में बोलोगे एक्सपोर्ट, लेकिन जीएसटी की भाषा में बोलोगे कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। किसी भी प्लेस पर आउटसाइड इंडिया में गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हो, एयरक्राफ्ट के थ्रू करते हो या फिर वेसल के थ्रू करते हो, ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको 31 सितंबर 2021 तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पहले ये 2020 था, 30 सितंबर 2020 था, लेकिन अब उसको 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। बस यही अमेंडमेंट है। यानी कि एक बात ध्यान में रख लो कि अगर कोई गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता है कस्टम स्टेशन इंडिया से और प्लेस आउटसाइड इंडिया में, तो उस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट हो या फिर वेसल हो, ऐसा सर्विस देने वाले को जीएसटी नहीं लगता है, एग्जम्पशन हो जाता है। 30 सितंबर 2021 तक एग्जेम्प्टेड है ये सर्विस प्रोवाइड करने पर। अब हम लोग एक और अमेंडमेंट्स के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं, जो अमेंडमेंट्स आपका बताता है सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने का। जी हाँ, चंद्रयान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, चंद्रयान के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जिसको इसरो ने, हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने यहाँ पर चंद्रयान को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो सैटेलाइट सर्विस अगर लॉन्च करते हैं, तो अगर लॉन्च करने का सर्विस देता है तो इसरो या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का जो सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने का जो सर्विस देना होता है ना, वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो सर्विस इंडियन को दे या फिर आउटसाइडर को दे। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो आपका इसके रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में एक क्लैरिफिकेशन भी आया था, उस क्लैरिफिकेशन को भी हटा दिया गया है। आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर होता है। तो अब सीधे शब्दों में यहां पर याद रखना है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये लोग अगर सैटेलाइट लॉन्च करने का सर्विस देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पूरी तरह से जीएसटी को एग्जेम्प्ट करके रखा गया है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। ये आपकी एंट्री नंबर 19C से बताई गई है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो है वो आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट स्टार्टिंग में लगेगा, आपको कंफ्यूजन टाइप का, पर मेरी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनो, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बहुत आसानी से ये बताने वाला हूं। जहां तक आप बात करते हो कि सेक्शन नंबर 22 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको बोलता है कि टर्नओवर अगर एक लिमिट से एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। 23 बोलता है कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है, सेक्शन नंबर 23 सीजीएसटी एक्ट का बोलता है। 24 बोलता है कि कुछ लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि टर्नओवर वाले को और इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि इसी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर जो है सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है कि आप लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे जीएसटी RE01 फॉर्म में। ठीक है, जो आपका फॉर्म नंबर है वो REG01 फॉर्म में आप अप्लाई करोगे 30 दिनों के अंदर में लायबल होने के। अब यहाँ पर लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में आप अप्लाई करोगे तो पार्ट ए डालना पड़ता है फॉर्म का और पार्ट बी डालना पड़ता है। जहां तक बात करते हैं पार्ट ए में पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। पैन इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑथेंटिकेट होगा, मोबाइल आपका ओटीपी और ईमेल आपका ओटीपी से ऑथेंटिकेट होगा। तो ये जो REG01 होता है इसका पार्ट ए आपने डाल लिया। उसके जहां तक बात करते हैं कि पार्ट ए डालने के बाद जो है वो आपको पार्ट बी डालना होता है। पार्ट ए डालने के बाद आपको जो है टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, जिसको TRN बोल के पुकारते हो, TRN जनरेट होता है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर करके जनरेट होता है। उसके बेसिस पर आप पार्ट बी का डिटेल डालते हो। जब आप पार्ट बी का डिटेल डालते हो तो अब तक माना जाता था कि पार्ट बी का डिटेल जिस दिन डाला गया ना उसी दिन को एप्लीकेशन का डेट मानेंगे। अब तक माना जाता था, अब तक अमेंडमेंट से पहले तक माना जाता था ये पार्ट बी डाला उस दिन को एप्लीकेशन का डेट माना जाएगा और एप्लीकेशन के डेट के स्पेसिफाइड दिनों के अंदर में जीएसटी नंबर मिल जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। लेकिन यहां पर रूल नंबर 8 का क्लॉज नंबर 4A इंसर्ट किया गया,
जी हाँ, रूल नंबर 8 में क्लॉज नंबर 4A इंसर्ट किया गया। ये बोला कि एप्लीकेशन का डेट उसको नहीं मानो, एप्लीकेशन का डेट पार्ट बी डालने के डेट को नहीं मानो। यहाँ पर बोला गया कि जब आपको याद होगा कि आपका पिछले बार अमेंडमेंट आया था सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 में अमेंडमेंट आया था जिसमें क्लॉज डाला गया था 6A से लेकर 6D तक, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों को आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला गया था। आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो या फिर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रखा है, उसके बावजूद भी आप कोई भी पर्सन हो, आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर आप जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन वगैरह हो तो आपके बिहाफ में स्पेसिफाइड लोगों को करना पड़ेगा। ये आधार ऑथेंटिकेशन की पूरी कहानी बताती है। ठीक है, अब ये सेक्शन 25 में अमेंडमेंट आया था कि भैया आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो आधार ऑथेंटिकेट करने का दिन या फिर पार्ट बी फाइल करने के 15 डेज, ठीक है, पार्ट बी फाइल करने के प्लस 15 डेज, पार्ट बी जिस दिन फाइल किया है प्लस 15 डेज, विच एवर इज अर्लियर, इसको माना जाएगा। ध्यान रहे, ये क्लॉज नंबर 4A क्या बोलता है कि आधार ऑथेंटिकेट करने का दिन या फिर पार्ट बी फाइल करने के 15 डेज बाद तक, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा, आधार ऑथेंटिकेट डे या फिर पार्ट बी फाइल करने के 15 दिन, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी अर्लियर होगा उसको एप्लीकेशन का डेट माना जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जीएसटी नंबर अलॉट करने का अपना टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है इनडायरेक्टली। यहाँ पर बोला आपका क्लॉज नंबर 4A इंसर्ट करके बोला गया कि आधार ऑथेंटिकेट करने का दिन या पार्ट बी फाइल करने के दिन प्लस 15 दिन, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी अर्लियर होगा उस डेट को हम लोग क्या मानेंगे, उस डेट को हम लोग मानेंगे एप्लीकेशन दे दिया उसका दिन, एप्लीकेशन दिया उसका दिन, एप्लीकेशन फाइल किया जीएसटी नंबर लेने का उसका दिन। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर दो कहानी आती है, क्या क्या दो कहानी आती है कि आधार के लिए अगर आप ऑप्ट करते हो और आधार के लिए आप ऑप्ट नहीं करते हो। अब यहाँ पर हम लोग कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आधार के लिए आप ऑप्ट करते हो यानी कि आप रजिस्ट्रेशन लेते वक्त में ऑप्ट कर लेते हो पहले ही कि आपको आधार जो है वो ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है, या फिर अगर किसी कारण से आप नॉट एलिजिबल हो या अदरवाइज आधार को ऑप्ट नहीं करते हो, ठीक है, अगर ऑप्ट करते हो और आधार को आपने वेरीफाई कर लिया तब कहानी नंबर ए आ जाती है, कहानी नंबर ए आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऑप्ट नहीं करते हो शुरू में ही या फिर आधार को वेरीफाई नहीं करते हो, इन दोनों मामलों में कहानी नंबर बी आ जाती है। कहानी नंबर बी है फिजिकल वेरिफिकेशन की कहानी। यहाँ पर आता है रूल नंबर 25, फिजिकल वेरिफिकेशन की कहानी यहाँ पर आता है रूल नंबर 25। तो मेरी बातों को आप उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से सुन रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये कहानी नंबर ए आ जाता है जब आप आधार ऑप्ट करते हो और साथ में उसको वेरीफाई करते हो, आधार ऑप्ट करते हो साथ में उसको वेरीफाई करते हो। अगर आप आधार ऑप्ट नहीं करते हो या फिर आधार ऑप्ट करके भी वेरीफाई नहीं करते हो तो कहानी नंबर बी आ जाता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस में चलेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर आपने वेरीफाई कर दिया है तो जो एप्लीकेशन का दिन होता है, एप्लीकेशन का डे होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन का डे किसको माना जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा जो एप्लीकेशन का डे किसको माना जाएगा, जहां पर हमने देखा कि आधार ऑथेंटिकेट किया। देखो, आधार ऑथेंटिकेट करने का दिन, आधार जो है ऑथेंटिकेट करने का दिन यानी कि आधार को वेरीफाई आपने कर लिया या फिर पार्ट बी प्लस 15 डेज विच एवर इज अर्लियर, इसको आपने माना था एप्लीकेशन का डेट। इसको आपने क्या माना था, एप्लीकेशन का डेट। ये कौन से रूल के हिसाब से आपने माना था, जो 4A क्लॉज नंबर इंसर्ट किया गया रूल नंबर 8 में, उसके हिसाब से आपने माना था। यानी कि रूल नंबर 8 का यहाँ पर एप्लीकेशन का दिन आपका हमेशा देखोगे 8 का 4A के हिसाब से, रूल 8 का 4A के हिसाब से, उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर में या तो रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर आपका ग्रांट हो जाएगा, नहीं तो REG 03 में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। REG 03 में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। आपने आधार वेरीफाई किया है तो 3 दिन वाली कहानी, और आधार वेरीफाई नहीं किया है तो 21 डेज वाली कहानी। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 3 दिन वाली कहानी और 21 दिन वाली कहानी कौन कैटेगरी में जाएगा। आपका ग्रांट हो गया तब तो ठीक है, 3 दिनों के अंदर में, 3 वर्किंग डेज के अंदर में। अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपको रिप्लाई करना है। आपके रिप्लाई करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर में या तो एप्लीकेशन आपको, रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कैटेगरी नंबर ए वाली कहानी है, यानी कि 3 वर्किंग डेज वाली कहानी है। अब जहां तक बात करते हैं, दूसरी कहानी है कि अगर आपने ऑप्ट किया था और वेरीफाई नहीं किया
या फिर आपने ऑप्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन की कहानी आती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में रूल नंबर 25 क्या बोलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है, इसमें अमेंडमेंट आकर बोला गया है कि बाय डॉक्यूमेंट्स भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, बाय डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, यानी कि एक्चुअल में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या फिर बाय डॉक्यूमेंट्स होगा। बाय डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा सकता है, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट बाद में। लेकिन डॉक्यूमेंट्स से फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मिनिमम ज्वाइंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को। मिनिमम ज्वाइंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को। अब यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका होगा ही, उसके अलावा जो 21 दिन से एप्लीकेशन के 21 दिनों के अंदर में, अब एप्लीकेशन यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट तो किया नहीं है, तो एप्लीकेशन का दिन किसको माना जाता है? पार्ट बी प्लस 15 डेज, 15 डेज, पार्ट बी प्लस 15 डेज और आधार ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन तो किया ही नहीं है, तो फॉर्मूला के हिसाब से पार्ट बी प्लस 15 डेज, ठीक है, पार्ट बी भरने के 15 डेज के बाद जो है, जो अगला दिन होगा उसको आप 15th डे को आप एप्लीकेशन डेट मानोगे, ठीक है। अब उसके 21 दिनों के अंदर में या तो आपका जो ग्रांट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, और नहीं तो REG 03 में क्लैरिफिकेशन माना जाएगा, क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और फिर से ये कहानी रिपीट हो जाएगी। और क्लैरिफिकेशन आपने, अगर मान लीजिए कि ये 21 दिनों के अंदर में कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया प्रॉपर ऑफिसर, तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो है वो दी गई है, ये आपका सेक्शन 25 के साथ रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और उसके बाद रूल नंबर 25 रीड करते हो तो आपको पता चलेगा। बस कहानी इतनी ही है, मैंने आपको बहुत समराइज करके बताया। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं आपको। सबसे पहले बात आती है कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ऑप्ट किया है प्लस वेरीफाई किया है, तब तो 3 वर्किंग डेज वाली कहानी, और अगर आपने ऑप्ट किया है और नॉट वेरीफाइड है या फिर नॉट ऑप्ट आउट किया है तो 21 दिन वाली कहानी, ठीक है। ये कहानी को आपने समझ लिया, मतलब आपने पूरा रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट को समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार जो है बैक करके अगर आप सुनोगे, अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुना होगा तो। अब जहां तक बात करते हैं कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन कौन कौन से सिचुएशन में पड़ा, अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर में कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, आपने रिप्लाई किया लेकिन उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था लेकिन वो भी नहीं करा, तो भी उसका अपने आप मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 21 डेज वाला था, 21 डेज के अंदर में एक्सेप्ट नहीं किया, आपको REG 03 में क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा, तो भी आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। और क्लैरिफिकेशन का आपने जवाब दिया, उसके बाद भी आपको जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, तो भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। ये सारी डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कहानी आती है। अगला चैप्टर है हमारा है इनवॉइस का। इनवॉइस का जो है कंसेप्ट, यहाँ पर हम लोग ई इनवॉइस के बारे में जानेंगे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रूल नंबर 48 बोलता है इनवॉइस का मैनर। इनवॉइस का मैनर रूल नंबर 48 बताता है। एक जनरल केस होता है जिसमें बोला गया है कि गुड्स के केस में और सर्विस के केस में, गुड्स के केस में जो बायर होता है या रिसिपिएंट होता है उसको ओरिजिनल कॉपी, ट्रांसपोर्टर को जो है डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर को दी जाती है। और जब सर्विस की बात आती है तो रिसिपिएंट को और सप्लायर को ये आपका ओरिजिनल कॉपी और ये डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है। जहां तक हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की, ये हमारा अमेंडमेंट का मुख्य मुद्दा है। ये आपका रूल नंबर 48 के क्लॉज नंबर 4 में दिया गया है, रूल नंबर 48 के क्लॉज नंबर 4 में दिया गया। अब जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 17-18 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड, 17-18 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड करता है, जी हाँ, 17-18 ऑनवर्ड फाइनेंशियल ईयर में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से एग्रीगेट एक्सीड करता है, तो टर्नओवर में यहाँ पर B2B केवल देखेंगे। B2B यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को आपने जो सप्लाई किया है केवल उसी को देखा जाएगा, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है वो नहीं देखा जाएगा। तो B2B और एक्सपोर्ट ये दो बातें कंसिडर की जाएगी। ये 500 करोड़ से एक्सीड कर गया अगर आपका सप्लाई, तो उस सिचुएशन में आपको ई इनवॉइस जो है वो सप्लायर को जनरेट एंड अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, ई इनवॉइस का पोर्टल पे 9 अलग अलग पोर्टल बताए गए हैं। अपलोड करने पर, अपलोड जैसे ही करोगे आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपलोड करते के साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर सप्लायर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा और रिसिपिएंट को भी चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी कि आपका अगर 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है 17-18 ऑनवर्ड्स B2B सप्लायर एक्सपोर्ट को मिलाकर, तो उस सिचुएशन में आपको जनरेट करना पड़ेगा इनवॉइस, जो गवर्नमेंट का इनवॉइस का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल है अलग अलग सिचुएशन के लिए, उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड होते के साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कि सप्लायर और रेसिपिएंट के पास चला जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि एग्रीगेट जो 500 करोड़ देखा जाएगा यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस का देखा जाएगा।
अब जहां तक बात करते हैं कि कुछ लोगों को 500 करोड़ का लिमिट एक्सीड होने के बावजूद भी ई इनवॉइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि कुछ लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं। पहला आपको कमिश्नर जिसको एग्जेम्प्ट किया, जो काउंसिल का रिकमेंडेशंस लेकर उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, इवन 500 करोड़ एक्सीड करता है उसके बावजूद भी ई इनवॉइस से। दूसरा, प्रिविलेज सेक्टर्स कुछ होते हैं जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि इनको नो इन ई इनवॉइस किसी भी कीमत में, इनको कमिश्नर ने माफ कर दिया तो इनवॉइस की जरूरत नहीं है अपलोड करने की, और प्रिविलेज सेक्टर को भी नो ई इनवॉइस। ठीक है, अब प्रिविलेज सेक्टर कौन कौन से होते हैं, एक बताया गया है आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी या इंश्योरेंस। ये आपका 54 के सब क्लॉज 2 में आता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरेंस। ये सारे लोग आते हैं प्रिविलेज सेक्टर जिनको ई इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कभी भी ई इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को ई इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। और पांचवा, मल्टीप्लेक्स सिनेमा वगैरह को जो है ई इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूनिट या डेवलपर कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। तो ये बातें हम लोगों ने जानी। हम लोगों ने यहाँ पर क्या जाना, 17-18 ऑनवर्ड्स अगर 500 करोड़ से ज्यादा B2B ट्रांजेक्शन या एक्सपोर्ट से टर्नओवर एक्सीड करता है तो सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करके अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करते के साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कि सप्लायर और रिसिपिएंट के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये जो 500 करोड़ का लिमिट देखा जाएगा वो पूरे इंडिया के सप्लाई को देखा जाएगा, जिसमें B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट को ही केवल देखा जाएगा। B2B सप्लाई का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करना, अनरजिस्टर्ड वगैरह को सप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ई इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ती जिसको कमिश्नर ने एग्जेम्प्ट किया है या फिर वो प्रिविलेज सेक्टर है। प्रिविलेज सेक्टर में ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले अमेंडमेंट के बारे में जो कि इनवॉइस चैप्टर में ही है, सेक्शन रूल नंबर 46 का अमेंडमेंट्स। यहाँ पर बोलता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस में जनरल केस में जो है करीब 16 प्रकार के इन्फॉर्मेशन पहले से देने की बात बताई गई थी, लेकिन रूल नंबर 48 में क्लॉज नंबर 4A बोला गया है ई इनवॉइस इनको जनरेट करने की जरूरत है। यानी कि आपने अभी अभी देखा कि रूल नंबर 48 में आपने अभी भी देखा कि क्लॉज नंबर 4 यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर भी जो है ना क्लॉज नंबर 4 ही है। ठीक है, तो वो क्लॉज नंबर 4 रूल नंबर 48 का आपको बताता है क्या चीज कि ई इनवॉइस 17-18 फाइनेंशियल ईयर के ऑनवर्ड्स अगर टर्नओवर 500 करोड़ एक्सीड करता है B2B ट्रांजैक्शन या एक्सपोर्ट में तो सप्लायर को आपको ई इनवॉइस को जनरेट करके आपका स्पेसिफाइड पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करते के साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कि सप्लायर या रिसिपिएंट को भेज दिया जाएगा। उसके अलावा बोला गया कि कमिश्नर जो है काउंसिल के रिकमेंडेशन से किसी किसी को ई इनवॉइस से जो है एग्जेम्प्ट कर सकता है। दूसरी बात बताई गई कि ई इनवॉइस जो होता है वो क्या बोलते हैं ऑल इंडिया बेसिस पर एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे और कुछ प्रिविलेज सेक्टर्स को जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और उसके बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा, इन सबको इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी कहानी जो है अभी अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी। इन लोगों को जिसको अगर मान लीजिए कि इनवॉइस जिनको जनरेट करना था उसने जनरेट नहीं किया तो उसका इनवॉइस जो है इनवैलिड माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा कि उसने इनवॉइस इशू किया था। ठीक है, इनवैलिड माना जाएगा अनलेस वो एग्जेम्प्टेड है। अब जहां तक बात करते हैं कि रूल नंबर 46 बोलता है कि आपका इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस में जो इंफॉर्मेशन जो होगा 16 प्रकार के डिटेल दिए जाते थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ई इनवॉइस वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस वाले हो रूल नंबर 48 के हिसाब से, तो आपको क्विक रेफरेंस कोड जो कि आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर इंबेडेड वाला क्यूआर कोड होगा, यानी कि जो स्कैन करते के साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्यूआर कोड जो है डालना जरूरी है। यानी कि यहां पर आपने देखा कि 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर वाले को क्यूआर कोड भी डालने का क्राइटेरिया हो गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अगर ई वे बिल की कहानी। अब ई वे बिल में भी अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट आया। आपको पता है कि आपका जो अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का अगर आप जो है ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ई वे बिल रखना पड़ता है या फिर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ता है, नहीं तो जो आपका प्रिस्क्राइब डिवाइस एंड डॉक्यूमेंट्स है वो रखना पड़ेगा, जो कि आपका ई वे बिल के चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यहां पर बोला गया है कि अगर मान लीजिए ई इनवॉइस वाले लोग हैं तो वो केवल क्यूआर कोड दिखा देंगे। अगर आपको जो इंटरसेप्ट करता है, आपकी गाड़ी को प्रॉपर ऑफिसर रोकता है और ई वे बिल आपसे मांगता है, तो आप क्यूआर कोड भी दिखा दोगे, वो स्कैन करके खुद ही जो है वो आपका डिटरमाइन कर लेगा कि आपका यहाँ तक जो आपका इनवॉइस है उसका डिटेल उसको मिल जाएगा, ई वे बिल का पूरा डिटेल उसको मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड जो है
उसको भी दिखाने से काम चल जाएगा। ये ई वे बिल चैप्टर में अमेंडमेंट है, करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट को मैंने साथ में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एक क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एचएसएन कोड जिसको बोलते हैं, एचएसएन कोड जिसको बोलते हैं। सीबीआईसी के पास पावर दिया गया, यानी कि बोर्ड के पास पावर दिया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन या सप्लाई, या तो पर्सन को नोटिफाई कर दो, नहीं तो उसके सप्लाई को नोटिफाई कर दो, जिसको बोला गया कि एचएसएन कोड आपको दिखाना है और कितना डिजिट तक दिखाना है ये भी वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता सके। ये पावर बोर्ड को दिया गया है। यहां तक कि बोर्ड को ये भी पावर दिया गया है कि किसको किसको एचएसएन कोड नहीं दिखाने की आवश्यकता है अपने इनवॉइस या रिटर्न में। ठीक है, ये बात जो है बोर्ड को पावर दिया गया है कि किसको माफ करो, किसको करना है एचएसएन कोड, वो आप ही बताओ। इसी के हिसाब से जो है बोर्ड ने अपना बताया कि मिनिमम नंबर इनवॉइस जो एचएसएन होगा, एचएसएन का मिनिमम नंबर होगा वो आपका इनवॉइस में या फिर रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो 4 डिजिट एचएसएन दिखाना पड़ेगा, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट एचएसएन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जो है अमेंडमेंट करके बताई गई कि भैया 5 करोड़ तक वाले को 4 डिजिट का एचएसएन दिखाना पड़ेगा, और 5 करोड़ से ऊपर वाले को 6 डिजिट का एचएसएन दिखाना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। ये टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से अगर 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर था पिछले साल तो 4 डिजिट का एचएसएन इस साल के इनवॉइस रिटर्न में दिखाओ। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का था तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड दिखाओ। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर जानी। अब जहां तक बात करते हैं हम लोग अगले चैप्टर यानी कि रिटर्न के बारे में बात करते हैं। रिटर्न के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है एक सेक्शन नंबर 35 जो कि बताता है जीएसटी ऑडिट के बारे में। यहाँ पर भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 इसमें अगर 5 करोड़ से एक्सीड करता है ना एग्रीगेट टर्नओवर, तभी सीएसीएमए से ऑडिट करवा के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो है अकाउंट्स चैप्टर में बताता है कि अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर आप देखोगे उसमें ये, और अदर के केस में 2 करोड़ से एक्सीड होता है तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के बारे में 5 करोड़ का लिमिट दिया गया है। अब इसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 44 एनुअल रिटर्न के बारे में भी बताया गया कि जीएसटीआर 9C में जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप जमा करते हो, जीएसटीआर 9C में जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा करते हो, तो फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 के बारे में बताया गया कि अगर 5 करोड़ से आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है, 5 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है, तभी केवल आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में डालने की जरूरत है, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि आपको बताया गया। अब जहां तक बात करते हैं कि एक अमेंडमेंट और है जहां पर आपको साफ साफ जो है रूल नंबर 67A करके एक रूल इंसर्ट किया गया सीजीएसटी रूल में, रूल नंबर 67A। ये 67A रूल क्या बोलता है कि आप रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हो, लेकिन वेट, सारे रिटर्न नहीं। अगर आप रेगुलर स्कीम वाले हो या फिर कंपोजिशन स्कीम वाले हो, रेगुलर स्कीम वाले हो तो आपका सेक्शन 37 के हिसाब से जीएसटीआर 1 और 39 के हिसाब से जो जीएसटीआर 3B आप डालते हो, अगर आपका रिटर्न नील रिटर्न है तो आप एसएमएस के थ्रू, नील रिटर्न होगा तभी एसएमएस के थ्रू आप जो है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस के थ्रू आप अपना रिटर्न जमा कर सकते हो। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो सीएमपी 08 में अगर आपका नील स्टेटमेंट डालना है, सीएमपी 08 में क्वार्टरली अगर आपका नील स्टेटमेंट डालना है तो आप एसएमएस के थ्रू, यानी कि रेगुलर वाले को बोला गया जीएसटीआर 1 और 3B अगर नील रिटर्न है तो, और कंपोजिशन वाले को बोला गया सीएमपी 08 अगर आपका नील स्टेटमेंट है तो आप डाल सकते हो एसएमएस के थ्रू। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर पेमेंट अंडर जीएसटी में अमेंडमेंट। यहाँ पर अमेंडमेंट्स मामूली सा है। अगर मान लीजिए कि आप डिलेड पेमेंट करते हो, ठीक है, डिलेड पेमेंट करते हो जीएसटी का, तो आपको पता है कि 18% के रेट से आपको इंटरेस्ट लगता है ड्यू डेट से लेकर पेमेंट डेट तक। सेक्शन 50 के हिसाब से 18% का काउंसिल ने यहाँ पर रेट बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है। अगर ड्यू डेट के दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था, तो वो तो गवर्नमेंट के पास था, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट लेके गलत करेगी। इसकी वजह से यहाँ पर अमेंडमेंट आया। यहाँ पर बोला गया कि मान लीजिए आपकी ग्रॉस लायबिलिटीज है 1 लाख की, ग्रॉस लायबिलिटीज जीएसटी की 1 लाख की है, और ड्यू डेट का आपके पास 80,000 जो है वो आईटीसी पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये तो सरकार के पास ही है, और बैलेंसिंग फिगर गवर्नमेंट को 20,000 आपको रेवेन्यू लॉस हो सकता है, इसीलिए इस 20,000 को लेके डरी हुई है सरकार। तो यहाँ पर बोला गया कि केवल इस 20,000 पर 18% के रेट से जो है इंटरेस्ट चार्ज करो फ्रॉम ड्यू डेट टू पेमेंट डेट। 18% के रेट से जीएसटी इसी केवल यहाँ पर इसी 20,000 पे चार्ज करना है, यानी कि ग्रॉस लायबिलिटीज पर नहीं चार्ज करके नेट लायबिलिटीज पर चार्ज करना है। लेकिन वेट, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप फ्रॉड के मामले हो,
ठीक है, या फिर शॉर्ट पेड, नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, 73 या 74, उसमें अगर आपको 100 को 100 कॉज नोटिस इशू किया जा चुका है ना, तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी पर ही 18% इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि अगर 73-74 का मामला है तो ये जो 1 लाख जो ग्रॉस लायबिलिटीज था हमारा ना, उसी पर 18% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगेगा ड्यू डेट से लेकर पेमेंट डेट तक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रॉस लायबिलिटीज पर यूं तो ग्रॉस लायबिलिटीज पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन 73-74 के मामले में 100 कॉज नोटिस इशू हो चुका है तो ग्रॉस लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगेगा। बाकी केस में केवल नेट लायबिलिटीज पर इंटरेस्ट लगेगा। नेट लायबिलिटीज किसको बोला गया है? जो आपका लायबिलिटीज जिसको आपने पेमेंट नहीं किया है और ड्यू डेट के दिन जो आपका क्रेडिट लेजर में जो पड़ा हुआ है उसको माइनस करने के बाद नेट लायबिलिटीज पर ही केवल इंटरेस्ट लगेगा। अब हम लोग अगले अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं, डिमांड एंड रिकवरी के अमेंडमेंट के बारे में। आपको पता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको इंटीमेट कर देता है कि भैया तुम्हारा जो है वो शॉर्ट लेवी, नॉट पेड या शॉर्ट पेड या इरोनियस रिफंड का मामला है अदर देन फ्रॉड, और ये 74 नंबर बोलता है फ्रॉड नंबर, फ्रॉड वाला मामला है, तो यहाँ पर बोलता है इंटीमेशन के 30 दिनों के अंदर में, स्पेसिफाइड डे के अंदर में अगर आप पेमेंट कर देते हो ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट आपको रिड्यूस रेट यानी कि 15% के रेट से लगेगा 74 के मामले में। अगर आपने इंटीमेशन, आपको जो है ना ये आपने इंटीमेट किया, प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करता है, प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करता है। अब यहाँ पर पहले था प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करेगा ही करेगा, शैल इंटीमेट वर्ड लगा हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट करके इस शैल को काट दिया गया है, अब बोला गया है मे इंटीमेट। अगर इंटीमेट कर दिया तब आप इंटरेस्ट बचाने का आपके पास एक मौका है, या फिर इंटरेस्ट को रिड्यूस करने का एक मौका है, तो वहां पर उसको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर को नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 से, कि आप सो कॉज नोटिस जो 73-74 का देते हो नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड और इनवॉइस रिफंड के मामले में, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है कि आप इंटीमेशन दो या ना दो, प्रॉपर ऑफिसर भाई साहब आपकी मर्जी है। अगर दे दिया तो 73 के मामले में अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम जाके आप सारा जो है टैक्स इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर देते हो तो आप बच जाओगे क्या बोलते हैं यहाँ पर पेनाल्टी लगने से, और नहीं तो रिड्यूस रेट से 15% के रेट से पेनाल्टी लगती है। अब हम लोग मिसलेनियस चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पर मिसलेनियस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 172 करके एक सेक्शन है जो बोलता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। जो जीएसटी लॉ कमेंस हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉ कमेंस हुआ था, उसके बाद 3 साल का टाइम लिमिट दिया गया था। इस टाइम लिमिट को सरकार को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। 5 साल तक आपको पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं होती है। अप टू 5 इयर्स गवर्नमेंट जो है काउंसिल रिकमेंडेशन से खुद ही अमेंडमेंट कर सकती है अगर जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टीज होती है तो लॉ को बदलने में। उसके बाद पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही आपको जो है वो लॉ का अमेंडमेंट कर पाओगे 5 साल के बाद, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर यहाँ पर 5 साल जोड़ लो, यहाँ तक सरकार जो है जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी सेक्शन 172 के हिसाब से। पहले ये समय सीमा केवल 3 साल की थी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएसटी का अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट किया करीब 36 मिनट में। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कस्टम के अमेंडमेंट्स के बारे में। जी हाँ, कस्टम के फटाफट अमेंडमेंट्स को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अमेंडमेंट पहला आया है वो किससे रिलेटेड आया है, तो सेफगार्ड ड्यूटी से रिलेटेड आया है। सेफगार्ड ड्यूटी में आपने बहुत सारी कहानी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन नंबर 8B। इसमें सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में बताया गया है। अगर भारत में इंक्रीज क्वांटिटी में जो है इंपोर्ट किया जाता है, जिससे आपका लगता है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सीरियस इंजरी पहुंच सकती है, या फिर डर जाती है, थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजरी, मतलब इंजरी हो सकता है या फिर हो गया, उसका कारण है इंक्रीज क्वांटिटी में इंडिया में इंपोर्ट करना, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो पहले बताया गया था कि जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जा सकता है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट करके बोला गया कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाना नहीं है, सेफगार्ड मीजर किया जा सकता है। अमेंडमेंट करके बोला गया कि सेफगार्ड मीजर लिया जा सकता है ऑन दैट आर्टिकल जो कि आपका डीम्ड जो है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी से इंक्रीज क्वांटिटी में ज्यादा आप इंपोर्ट आपको लग रहा है, तो भैया आप उस गुड्स के रिस्पेक्ट में ना सेफगार्ड मीजर ले सकते हो। अब सेफगार्ड मीजर लेने की 3 कहानी बताई गई है, या तो आप सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज कर दो जैसे कि पहले पुराने मॉडल में दिया गया था, नहीं तो टैरिफ रेट कोटा अप्लाई करो। टैरिफ रेट कोटा अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर सीधा बोला गया स्लैब अप्लाई करो, मतलब इतना क्वांटिटी से ज्यादा किया तो इतना रेट,
इतना क्वांटिटी से ज्यादा किया तो इतना रेट, जैसे इनकम टैक्स का आपका स्लैब होता है ना, वैसे ही स्लैब अप्लाई करो, टैरिफ रेट कोटा अप्लाई कर दो, ठीक है, तो उसको स्लैब अप्लाई। या फिर सेफगार्ड मेजर में अदर मेजर लिया जा सकता है जो गवर्नमेंट को डीम्ड अप्रोप्रिएट लगेगा, जो गवर्नमेंट को डीम्ड अप्रोप्रिएट लगेगा। अब यहाँ पर सेफगार्ड ड्यूटी ये तो पुराना मॉडल हो गया, ये आपका टैरिफ रेट कोटा अप्लाई कर दो या फिर अदर मेजर ले सकते हो, यानी कि सेफगार्ड मेजर ले सकते हो। सेफगार्ड ड्यूटी अब डायरेक्ट लगाने के लिए नहीं बोला, अब बोला सेफगार्ड मेजर ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टैरिफ रेट कोटा जो है आप जब तक नेसेसरी या फिर आपका रिमेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके अलावा जो है सेफगार्ड कोटा जल्दी अप्लाई नहीं करने के लिए बोला है। खासकर बोला है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो करंट ईयर जिसमें आप करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आप एवरेज निकालो। अगर इस एवरेज क्वांटिटी से ज्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में अगर मान लीजिए इंक्रीज क्वांटिटी नहीं हो रहा है तो फिर काय को आपको टैरिफ रेट कोटा लगाने की जरूरत है। टैरिफ रेट कोटा मत लगाओ, पिछले 3 साल का एवरेज से अगर ज्यादा हो रहा है तभी टैरिफ रेट कोटा लगाओ। गवर्नमेंट को बताया गया टैरिफ रेट कोटा का मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो स्लैब सिस्टम के हिसाब से रेट लगाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी की जगह पर सेफगार्ड मेजर ले सकते हो और मेजर 3 बताए गए हैं, सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करना, टैरिफ रेट कोटा अप्लाई करना या अदर मेजर लेना। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 47 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर सेक्शन नंबर 47 बोलता है होम कंजम्पशन क्लियरेंस के बारे में। आपको पता है कि बिना ड्यूटी का पेमेंट किए हुए होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 मामले ऐसे सीबीआईसी ने बोर्ड परमिट कर सकता है डिफर्ड पेमेंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट मत करो, डिफर्ड पेमेंट करो। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जो महीना होता है ना, ये जो मंथ लाइन है ना आपका, मंथ लाइन में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का ना 16वें डे को पेमेंट कर दो, डायरेक्ट डिफर्ड करके पेमेंट कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी का डिफर्ड करके पेमेंट करो और क्लियर कर दो। मतलब इन 15 दिनों में क्लियर करने के लिए अलाउ कर दिया, 16वें दिन पेमेंट कर दो। फिर बोला कि जो 16 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख जो भी महीने का एंड होगा, मंथ एंड होगा, उसका अगले महीने के 1st तारीख को, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, पहला तारीख अगले महीने का इन बाकी मतलब 15 दिन के कैटेगरी में बांटा गया। 15 डेज में यहाँ पर 16वें दिन को पेमेंट कर दो और बाकी 16वें दिन से लेकर 30वें या 31वें दिन तक का अगले महीने के 1 तारीख को पेमेंट कर दो। इसको बोला गया डिफर्ड पेमेंट प्लान, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट जो है इंपोर्ट ड्यूटी का रूल बताया गया, ठीक है। इसका रूल का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर नाम है डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल 2016, ठीक है। ये रूल में बताया गया। अब जहां तक बात करते हैं कि 2 लोगों को डिफर्ड पेमेंट जो है अलाउ किया गया है, ये पहले से था और ये नया अमेंडमेंट करके डाला गया है। जो सर्टिफाइड इंपोर्टर है उन लोगों को ऑथराइज इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जो इंपोर्टर जो है वो आपका सर्टिफाइड इंपोर्टर है। ऑथराइज इकोनॉमिक प्रोग्राम का क्राइटेरिया जिसने पूरा किया है वो सर्टिफाइड इंपोर्टर को डिफर्ड पेमेंट अलाउड है। और अब बोला गया ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग को, जी हाँ, ऑथराइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी अलाउ कर दिया गया है कि आप भी डिफर्ड पेमेंट का फैसिलिटीज जो है वह अवील कर सकते हो। इतना ही अमेंडमेंट है। अब जहां तक बात करते हैं हम अगले अमेंडमेंट के बारे में, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का अमेंडमेंट देखते हैं, जहां पर सेक्शन नंबर 51B कस्टम एक्ट में इंसर्ट किया गया। जैसे आपका जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कंसेप्ट है ना, आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट है ना, वैसे ही बोला लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट जो है कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में मेंटेन किया जाएगा। जी हाँ, कस्टम भी आपका क्रेडिट लेजर मेंटेन करेगी, ये बात बोला गया है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। अगर एक्सपोर्ट में आपको गवर्नमेंट रिमिशन या रिफंड देना चाहती है, या फिर अदर कोई इंसेंटिव देना चाहती है, तो वो आपको अब पैसे नहीं देगी, वो आपको क्रेडिट देगी और उस क्रेडिट का आप या तो यूटिलाइज कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अगर ट्रांसफर करोगे तो आपको पता है सेक्शन 28 के हिसाब से, पीजी इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी आपका गेन होगा वो सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम कहलाता है, ठीक है। अब यही बात जो है आपको समझनी है यहाँ पर कि जो लेजर है वो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट जो है आपको रिमिशन अब जो देना चाहती है या कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट या कोई भी इंसेंटिव देना चाहती है, तो वो अब आपको पैसे वैसे नहीं देगी, वो आपको क्रेडिट देगी। और जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो उस क्रेडिट का यूज कर सकते हो, लेकिन वो आप क्रेडिट का यूज कर सकते हो ड्यूटी का पेमेंट करने में, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का पेमेंट करने में नहीं कर सकते हो। ये आपका क्रेडिट का पूरा ब्यौरा जो है कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में जो है वो मेंटेन होगा और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आप क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने जीएसटी और कस्टम का अमेंडमेंट कंप्लीट किया। हमारे अगले वीडियो तक के लिए आपको जय राम जी की।